तो बेंगलुरु में आप देख रहे हैं कि एरो इंडिया शो लगातार जारी है और आज दूसरा दिन है। आत्मनिर्भर भारत ने उड़ान भरी है और आज का दूसरा दिन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज कई देश भारत की जो नई वेपन टेक्नोलॉजी है उससे रूबरू होंगे। इस बीच खास तस्वीरें तो लगातार आप देख ही रहे हैं कि हेलीकॉप्टर और फाइटर प्लेन आसमान में उड़ान भरते हुए और देश की ताकत का प्रदर्शन करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। आइए एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले पवन आपके पास आती हूं। अभी उस वहां पर क्या हो रहा है, क्या देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल विपिनेश, आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे जो है गुजरात डिफेंस की तरफ से एक सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। साथ ही विदेशी मीडिया जो यहां पर आई है, सबसे अहम नजर जो है ईरान के जो रक्षा सचिव हैं उनके ऊपर है, क्योंकि पिछले दिनों जो दिल्ली में जिस तरह से खबरें आई कि जो ब्लास्ट की जो खबर आई थी उसके बाद ईरान के जो रक्षा सचिव है उनसे कई सवाल विदेशी मीडिया कर रही थी। हमारे देश की मीडिया, हमने भी सवाल करने की कोशिश की, हालांकि वो कैमरे से बचते नजर आए हैं, तो उन पर भी नजर है, क्योंकि 2 से 2:30 बजे का जो मैंने टाइम बताया गुजरात डिफेंस की तरफ से, वो इसमें सम्मिलित होने के लिए वो आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सुरक्षा के मापदंड को लेकर के उनकी तरफ से क्या किया जा रहा है। आपको बता दें कि खुद रक्षा मंत्री आज यहाँ जो है कॉन्क्लेव यहाँ पर कर रहे हैं। उस कॉन्क्लेव के मार्फत से, जैसा कल हुआ था, एयरफोर्स चीफ ने साफ तौर पर कहा था कि हम किसी भी तरह से, पूरी तरह से हम सक्षम हैं किसी भी मोड़ पर। और खुद राजनाथ सिंह ने यह बात कही कि हम हर तरीके से अपने दुश्मन को जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। और जवाब देने के तैयार इसलिए हैं क्योंकि पैदल सेना को आपने देख लिया कि गलवान में किस तरह से हमारी सेना ने जोड़ तोड़ जवाब दिया था। और आकाश में भी जो प्रदर्शन यहां पर चल रहा है, शक्ति दिखाने की कोशिश ये नहीं है, ये बताया गया कि हम तैयार हैं, पूरी ताकत के साथ हम तैयार हैं। और जिस तरह से लगातार एलओसी पर बवाल चल रहा है पिछले कुछ महीनों से, उससे भी समझने को हम तैयार हैं। तो ये कॉन्क्लेव यहां पर जो हो रहा है, अलग अलग जो देशों के जो रक्षा सचिव जो यहां पर आए हुए हैं, एक अहम इसको बैठक माना जा रहा है। और जो हमारे जो देशी हथियार है इस पर भी नजर होगी कि कितनी पैमाने पर इसकी बिक्री के ऑर्डर आए हैं, कितने ऑर्डर यहां पर फॉरेन से यहां पर आ रहे हैं, इस पर सबसे ज्यादा नजर होगी विपिनेश। और पवन, इसीलिए कहा जा रहा है कि ये डील मेक इन इंडिया की होगी। देखिए, जब इस तरीके से ये भारत की ताकत को दुश्मन देश देखते हैं, जब हेलीकॉप्टर ऐसे में हवा में उड़ते हैं, उड़ान भरते हैं, तो दुश्मन देशों के दिल हिलते हैं। आइए चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत कर लेते हैं। सर DK पांडे सर, आपके पास आते हुए, सर आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए, दूसरा दिन है। आज जो नई वेपन टेक्नोलॉजी है भारत की, उससे कई देश रूबरू होंगे और कई बड़ी डिफेंस डील भी होंगी। सर, ये भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण रहेंगी? देखिए, कूटनीतिक तौर पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हम जो अपने सभी पड़ोसियों के साथ साथ अन्य जो देश हैं सबके साथ मधुर संबंध बना रहे हैं। और स्पेशली जो वैक्सीन डिप्लोमेसी का भी हमने इसका सहारा लिया है और सभी देश हमारी तरफ बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण चीज जिसकी चर्चा बहुत कम हो रही है कि इंडियन ओशन रीजन के डिफेंस मिनिस्टर्स का कॉन्क्लेव भी आज है और इसका थीम है इनहांस्ड पीस, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन इंडियन ओशन। और इसमें 18 देशों ने इसमें अपनी हामी भर दी है। 4 देशों के रक्षा मंत्री, मालदीव्स, कोमोरोस, ईरान और मेडागास्कर के लोग हैं और 6 एम्बेसडर हैं, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, केनिया, सेशल्स, मॉरिशस, कुवैत, म्यांमार जैसे देश हैं। और केनिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ साथ 10 सेनाओं के सर्विस चीफ भी होंगे। इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम क्या कर रहे हैं और किस प्रकार कर रहे हैं। सभी देशों की नजर हमारे ऊपर है और हम चाहेंगे कि इस प्रकार से इसको प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो हमारी आत्मनिर्भर की जो योजना है उस पर किसी प्रकार से भी कुठाराघात ना हो और उसको सबल मिले। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि कल हम चर्चा में था, कि अमेरिकी फाइटर्स का निर्माण भी भारत में बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और अमेरिका ने ये ऑफर दिया है कि वो अपना फाइटर जो है भारत के साथ मिलकर बनाना चाहता है। तो ये अपने आप में बताता है कि हमारी जो तकनीकी कौशल है वो किस ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी है। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है और हमें इस और करना होगा अपनी शक्ति को और अपने पैसों को। बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है। और देवनाथ सर, जिस बात का पवन जिक्र कर रहे थे बेंगलुरु से कि ईरान की रक्षा मंत्री, क्या उनसे कुछ तीखे सवाल हो सकते हैं दिल्ली ब्लास्ट को लेकर? अगर होंगे तो क्या उसका कुछ असर रहेगा? देखिए, डिप्लोमेटिक लेवल पर ईरान के साथ हमारे संबंध हमेशा से ही बहुत हेल्दी, मधुर और व्यवहारिक रहे हैं।
भारत चाहेगा कि ईरान के साथ हमारे जो मित्रतापूर्ण संबंध हैं वो आगे भी इस दिशा में बढ़ते रहें। ईरान की सरकार और भारत की सरकार एक साथ मिलकर काम करती हैं क्योंकि ईरान को भारत के टेक्नोलॉजी और हमारे जो हाई स्किल्ड मैन पावर है उसकी जरूरत है। इसी तरह से भारत को भी ईरान में जो कच्चा तेल है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी जरूरत है। ये जो इजराइल एम्बेसी के बाहर जो एक क्रूड बॉम्ब फटा था उसमें मेरे पर्सनल ओपिनियन में ईरान के जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनका हाथ है। ईरान की सरकार या उनकी जो आर्मी या रिपब्लिकन गार्ड हैं उनका इस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे कोई भी हाथ नहीं है। ईरान की सरकार भी चाहती है कि उनके जो कट्टरपंथी तत्व हैं वह भारत में किसी तरह की गड़बड़ी ना फैलाए। तो आज के न्यूज कॉन्फ्रेंस में अगर कोई सवाल इस बॉम्ब ब्लास्ट पर उठेगा तो मेरी पर्सनल राय है कि ईरान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वह बहुत सहज भाव से इस बॉम्ब ब्लास्ट की निंदा करें। जी बिल्कुल सर, और होनी भी चाहिए। देखिए भारत कभी नहीं चाहता कि अपने रिश्ते हम किसी भी देश के साथ खराब करें। अगर कुछ हुआ है तो उसकी तह तक जाकर वहां पर उसका समाधान ढूंढना हमेशा कोशिश रही है। मैं सर लौटूंगी और डीके पांडे सर, HAL का ये जो कॉम्बैट एयर ट्रिमिंग सिस्टम सिम्युलेटर है इसके बारे में बहुत चर्चा इस बार हो रही है। सर इसके बारे में कुछ आप बताएं। आप दोबारा अपना प्रश्न करेंगे, मैं सुन नहीं पाया। सर HAL का ये जो कॉम्बैट एयर ट्रिमिंग सिस्टम सिम्युलेटर है इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। देखिए इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम लोग वर्तमान टेक्नोलॉजी के हिसाब से जैसे से आगे बढ़ रहे हैं किस प्रकार से हमें कॉम्बैट सॉल्यूशन चाहिए होंगे तो हमें काफ़ी डेटा इनपुट की ज़रूरत होती है। और जो डिसीजन मेकिंग देखिए 3 चीज़ें होती हैं। एक तो टारगेट हमें कहाँ से आ रहा है, किस दिशा में आ रहा है और क्या उसके पैरामीटर्स हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ होती है कि हमारा क्षमता क्या है, जो हमारे पास मिसाइल्स हैं, गन्स हैं या हम कोई और प्रकार से उस पर प्रहार कर सकते हैं ये। और तीसरा देखना होता है कि उसकी क्षमता क्या है। तो इसको इस डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करने के लिए सिस्टम जो बनाया जा रहा है वो निश्चित रूप से अभी ये सिस्टम अभी पूर्णतः बन नहीं पाया है और अभी जो प्रोटोटाइप है उसका प्रयोग किया जा रहा है और देखा जाएगा कि कितना सपोर्ट कर सकता है। निश्चित रूप से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा और मीट का प्रस्तर इसको समझा जा रहा है कि हम जैसे एयरक्राफ्ट का इंजन बनाने का प्रयास कर रहे हैं इस प्रकार से ये सिस्टम बनाने के बाद हमें ये निश्चित रूप से हमारी जो कला कौशल है हमारी पायलट्स की उसको निखारने में बहुत मदद मिलेगी। सर अब चूंकि भारत में हथियार बन रहे हैं, भारत में फाइटर प्लेन बन रहे हैं, हेलीकॉप्टर बन रहे हैं, हर क्षेत्र में सर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या सर आज हम इस बात को कह सकते हैं पुख्ता तरीके से कि भारत विश्व गुरु बनने की तरफ लगातार तेजी से बढ़ रहा है? निश्चित रूप से, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो मैं पुख्ता तौर पर नहीं कह सकता हूं कि वो कितना सही था ट्वीट। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेसिडेंट ने लिखा है वर्ल्ड लीडर मिस्टर मोदी, तो वो पूरा विश्व हमें मान रहा है। और जिस प्रकार से हमने वैक्सीन डिप्लोमेसी को हैंडल किया है और पॉजिटिव तरीके से, और उन मुल्कों की जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको भी हमने सहारा दिया है और कुछ लोगों को तो हमने ये गिफ्ट किया है। तो ये जो हमारा रुख है और WHO ने इसकी बुरी प्रशंसा की है। निश्चित रूप से ही इस समय वर्तमान में हम इसमें विश्व गुरु हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी। और देवनाथ सर, ये आत्मनिर्भर भारत की उड़ान है, हर तस्वीर देखी जा रही है बेंगलुरु से इस एयर शो के माध्यम से, और साथ ही ये मेक इन इंडिया की डील होगी। सर मेरा सवाल इसमें ये है कि आज जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है इस क्षेत्र में, बॉर्डर्स पर जो स्थिति आप देख रहे हैं वहां पर हम कितने मजबूत होते जा रहे हैं? पिछले कुछ वर्षों में बॉर्डर पे हमारी स्थिति बहुत मजबूत हो गई है। किन्हीं कारणों से आज से 70 साल 1947 के बाद से हमने बॉर्डर पर अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा नहीं दिया।
वहाँ पे रोड्स, अच्छी सड़कें नहीं बनाई। लेकिन पिछले कुछ सालों से बॉर्डर्स पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की मदद से भारत सरकार ने और NHAI ने मिलकर बहुत शानदार सड़कें बना दी हैं। इन सड़कों के बॉर्डर में बनने के बाद अब हमारे हथियार, गोला बारूद, रसद, राशन, मेडिकल सप्लाईज, ट्रूप मूवमेंट तुरंत बॉर्डर एरिया की तरफ कूच कर सकते हैं और बॉर्डर एरिया में पॉइंट A से पॉइंट B पर लेटरल शिफ्ट कर सकते हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि जब गलवान इंसिडेंट हुआ तो इन बॉर्डर क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट हुई है उसकी बदौलत हमारी आर्मी वहां पर कुछ ही दिनों के भीतर एडवांस एरियाज में भी डिप्लॉय हो गई थी। हमारी एयरफोर्स अक्साई चीन के ऊपर कुछ ही घंटों के अंदर इफेक्टिव कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग करने लगी थी। आज हमारे जो उत्तर के देश, उत्तर में चीन है और पश्चिम में पाकिस्तान है, वह जानते हैं कि हिंदुस्तान का जो बॉर्डर है, हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री LAC तथा LOC ये और पोरस नहीं है। इसके अंदर कोई भी वीक एरिया नहीं है, कोई भी लूज कमांड एंड कंट्रोल में कोई भी लूज एरिया नहीं है। एक संगठित बॉर्डर है, मजबूत और दृढ़ दीवार बनकर हमारी फौज बॉर्डर पर खड़ी है। अगर जरूरत पड़ी तो हम दुश्मन जब हमारी तरफ बढ़ रहा है, ना सिर्फ हम उसको नष्ट कर सकते हैं वरन और सर कई मौके आए हैं, ये दुनिया ने देखा है कि हमने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। सर, जब हमारे पास नई टेक्नोलॉजी से लैस फाइटर प्लेन है, हेलीकॉप्टर हैं, वेपन्स हैं, तो ऐसे में सर जो सेनाएं हमारी उनकी ताकत कितनी बढ़ जाती है? क्योंकि आपने देखा था, इस बात की शिकायत थी कि हमारे पास नई टेक्नोलॉजी से लैस हथियार नहीं है, मुकाबला करने में हम थोड़ा सा वहां पर हिचकिचाते थे, लेकिन आज वो तस्वीर नहीं है, वो हाल नहीं है सर। तो सेना का मनोबल, सेना की शक्ति कितनी बढ़ जाती है ऐसे में? हमारी फौज, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का मनोबल बहुत ऊंचा है। जब से हमने सक्सेसफुल लॉन्च किया है शानदार मिसाइलों का, अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस, आकाश, हम जानते हैं कि दुश्मन इन शस्त्रों से डर जाएगा, पीछे हट जाएगा। इनफैक्ट मैं दर्शकों को बता दूं कि एक रीजन की गलवान के बाद दुश्मन ने और कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की, वह इसलिए थी क्योंकि अब वो जानता है कि हमारे फौज के पास एक से एक बढ़िया हथियार हैं। पिछले एक साल में जब से अक्साई चीन में टेंशन बढ़ा है, भारत सरकार ने इमरजेंसी पावर्स के अंतर्गत करीबन 20,000 करोड़ रुपए के आर्म्स, अम्युनिशन, स्पेयर और इसीलिए सर रक्षा मंत्री को आपने सुना था कि भारत पहले से किसी को छेड़ता नहीं है और कोई बार बार अगर हमें छेड़ेगा तो फिर भारत किसी को छोड़ता भी नहीं है। मैं लौटूंगी सर, बेंगलुरु जाना होगा मुझे, वहां पर पवन मिश्रा लगातार मौजूद हैं। पवन, अभी कुछ तस्वीरें आप दिखा सकते हैं हमें? बिल्कुल, हमारी कोशिश है दिखाने की कि आसमान में जो है डिस्प्ले यहाँ पर चल रहा है, लेकिन आपको बता दें विपनेश की अभी थोड़ी देर पहले जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ गलवान की घटना का जो जिक्र कर रहे थे, उसके बाद नकुला में भी, सिक्किम के पास आपको याद होगा, नकुला में भी इस तरह की नापाक हरकत, कोशिश करने की हरकतें जो है किया गया था चीन की तरफ से, लेकिन कमांडर स्तर पर जो है इसे सुलझा लिया गया था। और आप देखिए कि यहाँ सूर्य किरण जो है हेलीकॉप्टर जो है अपने यहाँ कर्तव्य यहाँ पर दिखा रहा है। और बात हम कह रहे थे नकुला की, तो कमांडर लेवल पर जो है वहां पर स्थिति को संभाल लिया गया था। कुछ भारतीय सेना को चोट भी आई थी, कुछ चाइना की सेना को भी वहां पर चोट आई थी। और देखिए तस्वीरें देखिए, सूर्य किरण जो हेलीकॉप्टर है लगातार यहाँ पर अपने कर्तव्य दिखा रहे हो। और आज का जो शो है, जो ऑनलाइन टिकट जो बुकिंग यहाँ पर जो किया गया था, डिस्प्ले जो यहाँ पे किया गया था, कम ही दर्शकों को आने का जो है निमंत्रण यहाँ पर मिला और वो यहाँ पर लुत्फ उठा रहे हैं। मतलब हजारों आंखें जो है आज आसमान की तरफ है, पल पल का जो तस्वीरें हैं हर कोई अपने मोबाइल में कैद कर रहा है। और आपको बता दें कि एरो शो के बाहर हजारों लोगों की भीड़ सड़कों पर हमने देखा, क्योंकि इस बार कोविड-19 के कारण प्रवेश की अनुमति नहीं मिली थी। लोग सड़कों से ही आसमान में टकटकी लगाए, हेलीकॉप्टर जो करतब दिखाता हुआ शानदार तस्वीरें, वहां पर लोग अंदर नहीं जा सकते कोरोना की वजह से। इस बार थोड़ा सा माहौल बदला है, लेकिन बाहर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। एक और छोटा सा ब्रेक, फॉलो लौट रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।